प्रदेश के लखीमपुर में हर साल दशहरा मेले की रौनक पहले ही नजर आने लगती है, लेकिन इस बार रावण दहन के पहले लगने वाली दुकानें अब तक सूनी पड़ी हैं। आपको बताते चले कि मेले में दुकानों का ना लगना शहरवासियों और व्यापारियों के बीच चर्चा का विषय बन गया है और कई लोग आशंका जता रहे हैं कि इस बार मेले में जो दुकानों की प्रदर्शनी है वो भी नहीं लग पाई है और नगर पालिका से अब तक सिर्फ 25 से 30 दुकानदारों ने मेले में दुकानें लगाने की रसीद कटवाई है, जबकि हर साल 300 से अधिक दुकानें मेले में लगती रही हैं। आपको बताते चले कि इस साल मेले के आयोजन को लेकर सेठ गया प्रसाद ट्रस्ट और नगर पालिका के बीच खींचतान के चलते आयोजन में देरी हुई थी और हाल ही में नगर पालिका अध्यक्ष ईरा श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रम और दुकानों की प्रदर्शनी के लिए प्रशासन से एनओसी मिल चुकी है। उन्होंने बताया था कि हर साल की तरह नगर पालिका में ही मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रम और दुकानों की प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे, जबकि ट्रस्ट केवल रामलीला मंचन करेगा। अब कुछ ऐसे भी दुकानदार हैं जो कि पूर्व में ही गया प्रसाद ट्रस्ट से रसीद कटवा चुके थे और वे असमंजस में हैं, क्योंकि नगर पालिका का स्पष्ट कहना है कि बिना किसी रसीद कटवाए किसी को दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे में दुकानदार जो अन्य जिलों से आकर अपनी दुकानें लगाने के इंतजार में बैठे हैं, इस खींचतान के कारण संकट में आ गए हैं और वह हफ्तों से अपने सामान के साथ मेले की जगह पर डेरा डाले हुए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही समाधान मिलेगा। तो आपको बताते चले कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो आज रावण दहन का जो है कार्यक्रम होने वाला है, जिसके बाद मेले का समापन हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर मेले के समापन के बाद अगर बात की जाए तो जिस तरीके से रसीद पहले ही कटवा ली गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से अब मेला जो है वो समापन की ओर है, तो ये जो खींचतान है वो बरकरार है और जिसको लेकर ना तो दुकानें लग पाई हैं और ना प्रॉपर तरीके से जो मेले में रौनक होनी थी वो हो पाई है। तो इस बीच आपको बताते चले कि लखीमपुर खीरी में जो रावण दहन का मेला है और जिसमें कि राम लीला का जो कि मंचन है वो पूरे तरीके से सूना नजर आ रहा है। तमाम जो दुकानें थी वो नहीं लग पाई हैं। वहीं अगर बीते सालों की बात की जाए तो बीते सालों में तकरीबन 300 दुकानें जो है वो मेले में लगती थी और इस बार 25 से 30 दुकानों की रसीद कटी और वो भी नहीं लग पाई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने कहा कि कांग्रेस विधायक ने उजागर किया है कि कांग्रेस का असली किसान विरोधी चेहरा कांग्रेस विधायक राजू कागी ने पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, यह कांग्रेस का असली चेहरा है। उन्होंने हरियाणा में किसानों के मुद्दे का इस्तेमाल किया और लोगों ने उन्हें जवाब दिया, लेकिन वास्तव में वे कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में किसानों का शोषण करते हैं और कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी, जिसमें राहुल गांधी ने चुप्पी साधी हुई। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी किसान विरोधी पार्टी है, ये कांग्रेस के विधायक राजू कगे, भरमगौड़ा कगे ने कहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटका की सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, केवल उनका शोषण किया है। 1200 किसानों ने आत्महत्या कर दी। लैंड स्कैम, मुडा लैंड स्कैम, वाल्मीकि स्कैम, अलग अलग प्रकार के स्कैम हुए, पर किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया। उल्टा किसानों के लिए जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, बिजली के दाम, पानी के दाम बढ़ाए गए, उससे उनकी कमर को और तोड़ा गया। किसानों पर जो केस झूठे लगाए गए हैं वो वापस नहीं लिए, एमआईएम के केसेस वापस ले लिए गए हैं। राहुल गांधी पूरे देश में किसान किसान करते हैं। अब राजू कगे के इस बयान पर कुछ बोले, बताया कि राजू कगे के बयान पे क्या बोलना चाहते हैं वो। किसानों पर जो झूठा नैरेटिव उन्होंने हरियाणा में खड़ा किया, उसका तो जवाब हरियाणा वालों ने दे दिया, पर हिमाचल में, तेलंगाना में और कर्नाटका में सबसे ज्यादा अगर किसान परेशान है तो वो आज कांग्रेस की सरकार में परेशान है। तेलंगाना में तो आत्महत्या कर दी एक किसान ने कैमरे पर कि कांग्रेस वाले मेरी जमीन छीन कर ले जा रहे हैं। हिमाचल में डीजल के दाम बढ़ा दिए, हिमाचल में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। अब कर्नाटका में देखिए कि कोई भी स्कीम लागू नहीं की, उल्टा केवल डीजल के दाम बढ़ाकर, बिजली के दाम बढ़ाकर किसानों की कमर तोड़ दी। और जब किसान आत्महत्या करते, 1200 किसानों ने आत्महत्या की, उस पर एक शब्द नहीं बोलती है कर्नाटका की सरकार, उल्टा उनका मखौल और मजाक उड़ाती है। और इसीलिए राजू कगे ने भी बड़ी बात बोली है अपनी सरकार के खिलाफ।
शिवसेना के यूबीडी नेता संजय राउत ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपने विचार रखने का अधिकार संविधान ने दिया है, लेकिन अगर दशहरा रैली की बात की जाए तो देश में 50 से भी ज्यादा सालों से बाबा साहेब ठाकरे की जो शिवाजी पार्क में दशहरा रैली है ऐतिहासिक रही है और वहां से बाबा साहेब ठाकरे ने हमेशा देश के लिए संदेश दिया है, शिवसेना को दिशा दी है। नागपुर में भी सुबह के समय आरएसएस का कार्यक्रम होता है। देखिए, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, स्वतंत्र है, हम लोग सब तो सभी को अपना विचार रखने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। लेकिन अगर आप दशहरा रैली यानी मेड़ावा की बात करें तो इस देश में 50 साल से भी ज़्यादा समय बीत चुका है कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी की दशहरा रैली हमेशा ऐतिहासिक रही शिवाजी पार्क में, जिसे हम शिव तीर्थ कहते हैं। और उस दशहरा रैली से हमेशा बाला साहेब ठाकरे देश के लिए, पार्टी के लिए, महाराष्ट्र के लिए एक विचार, एक संदेश देते रहे, शिवसेना को एक दिशा देते रहे। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेड़ावा भी दसरा में होता है सुबह के समय, वो हमें मालूम है। अब डुप्लीकेट शिवसेना के नाम पर कुछ लोग यहाँ मेड़ावा करते हैं, डुप्लीकेट। अब उनके ऊपर क्या भरोसा रखेंगे लोग? वो भाड़े से पैसा देकर लोग लाएंगे, वहाँ अपना नगारा ढोल बजाएंगे, लेकिन कौन सा विचार उनके पास है? मैं तो ये कहूँगा कि हमारी पार्टी 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। और जब दूसरा मेड़ावा करने वाले लोग हैं वो तो 2-3 साल का उनका अब उनकी उम्र है, और उनका जन्म गुजरात में हुआ, उस पार्टी का महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। तो वो गुजरात में करना चाहिए, सूरत में करना चाहिए उनका मेड़ावा। वो जो बड़ा कोई स्टेडियम है ना, मोंटेरा स्टेडियम, जहाँ फाइनल में हिंदुस्तान हार गया था, वहाँ करिए। मोदी जी को बुलाइए, वो आपके नेता है। शाह जी को बुलाइए, वो आपके नेता है। महाराष्ट्र में आपका क्या काम है? आपका पार्टी का जन्म गुजरात में हुआ है और आपकी पार्टी गुजरात से कंट्रोल होती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि स्थितियां कभी चुनौतीपूर्ण और कभी कभी अच्छी होती हैं। मानव जीवन भौतिक रूप से पहले की तुलना में अधिक खुशहाल है, लेकिन देखते हैं कि इस खुशहाल और विकसित मानव समाज में कई संघर्ष भी जारी हैं। भाषाएं अलग अलग है, यहाँ की छोटी मोटी परंपराएं भिन्न प्रकार की है, और यह एक देश नहीं है। अनावश्यक भ्रम फैलाया जाता है कि ये भाषा श्रेष्ठ है, ये भाषा कनिष्ठ है। हम सब लोग मानते हैं कि भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाएं राष्ट्रभाषा है। फिर वो तमिल हो, फिर वो मलयालम हो, मराठी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, राजस्थानी हो, हिंदी हो, कोई। यह हम इसलिए कहते हैं, इन सारी भाषाओं के माध्यम से जो विचार रखा गया वो एक है। जो चिंतन रखा गया, भाषाएं अलग होगी, चिंतन हम सबका एक है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया अपने सहयोगियों के साथ मिलकर। उस संविधान के प्रारंभ में डॉक्टर बाबा साहेब लिखते हैं कि हम भारत के जन, वी द पीपल ऑफ भारत। ये वी द पीपल क्या होता है? ये इसी एक शब्द में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला हुआ ये विशाल देश एक है। चुनौतियां तो रहती ही है, अच्छा भी रहता है। दुनिया की हो, देश की परिस्थिति हो। अभी वैज्ञानिक प्रगति का वर्णन करते समय आपने बताया भविष्य के लिए तैयार होना है, और भविष्य इस तकनीकी के कारण कई प्रकार की नई सुविधाएं लेके आएगा। आज तक विज्ञान कई प्रकार की सुविधाएं लेकर आया है,
तो मनुष्य जीवन भौतिक दृष्टि से पहले से सुखी है। परंतु हम देखते हैं कि इतने प्रगत सुखी मानव समाज में अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण कैसे कैसे संघर्ष चलते हैं। इस्राएल के साथ हमास का जो युद्ध छिड़ा वो अब कितना व्यापक होगा और उसकी आग में कौन कौन झुलसेंगे। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का कहना है कि हरियाणा में भारी जीत के बाद लोगों में बहुत खुशी है और हम हरियाणा में जीते। जम्मू के क्षेत्र में भाजपा के सभी सीटें जीती और इसलिए जब बात आती है पंजाब, हमें हर कीमत पर यहां बीजेपी को सत्ता में लाना होगा। हमारे लिए नहीं बल्कि पंजाब के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का दृष्टिकोण, हमें उनके भीतर विकसित पंजाब बनाने की जरूरत है। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੇ ਅੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿੰਗ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੰਮੂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ 27 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ नहीं लेके आना वो पंजाब खातर लेके। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का कहना है कि अब तक हमने हरियाणा राज्य में 5.74 लाख मीट्रिक टन धान एमएसपी पर खरीदी है और उठान भी किया गया और इसके साथ जो हमने लगभग 1.30 लाख मीट्रिक टन धान भी खरीदी है और टन बाजार और माफ कीजिए टन जो है कई बाजरा और हमारी प्रतिबद्धता कि हम किसान की जो फसल है उसको एमएसपी पर खरीदेंगे और साथ ही साथ पैसा सीधे उनके खातों में जमा करेंगे। वो नहीं देखिए हमने अधिकारियों के साथ और जो सेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी थे उनको बुला करके उनके साथ में स्वयं बीच में बैठा और उनके कुछ ग्रीवांस थे उन ग्रीवांस को हमने दूर किया है और सेलर एसोसिएशन ने भी इस बात को आश्वस्त किया है कि हम उठान शुरू कर देंगे और आज से उठान वो शुरू भी हो गया। लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर जो अब तक हमने एमएसपी के ऊपर धान की परचेज की है वो 5,73,234 मीट्रिक टन अब तक हमने हरियाणा की मंडियों के अंदर जो धान की आवक हुई है उसको परचेज किया है और लगभग 1,61,922 मीट्रिक टन का उठान भी हुआ है उसका हमने उठान भी किया है और इसके साथ साथ 1,31,000 मीट्रिक टन के लगभग हमने बाजरा की भी परचेज की है और हमारा कमिटमेंट है कि एमएसपी के ऊपर किसान को उसकी फसल का खरीद करके उसके खाते के अंदर डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है और मुझे ये बताते हुए कि आज हम और हमारे सभी विधायक मंडियों के अंदर निरीक्षण पर थे आज पूरे अधिकारी मंडियों के अंदर थे किसी भी किसान को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे और हरियाणा के किसान के एक एक दाने को हम एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी और उसको लेकर के हमारी पूर्ण तैयारियां हैं। महाराष्ट्र के नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना के C-295 विमान की उद्घाटन लैंडिंग पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे कहते हैं कि मेरा मानना है कि सबसे पहले हम राजनीतिक दलों को वायुसेना से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्हें खींच लिया गया है और बीजेपी की स्टंटबाजी में कई बार चाहे वह नितिन गडकरी के टोल हाईवे हो या फिर C-295 विमान जो कि आज नवी मुंबई में उतरा और अगर भगोड़ा तैयार होता तो उन्होंने पूरे हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया होता। मुझे लगता है कि पहली चीज यह है कि एयरफोर्स से हम सब ने जो राजनीतिक दल है उन्होंने माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्हें बहुत बार बीजेपी ने ऐसे स्टंटबाजी में खींचा है। फिर वो शायद गडकरी साहब के टोल के हाईवे हो
या फिर आज जो C-295 एयरक्राफ्ट हो जिसका लैंडिंग उन्होंने नवी मुंबई में किया, अगर इतना ही रेडी रनवे होता तो पूरे एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन कर देते। ये कोई हमारे जो इलीगल सीएम है वो चांद पे या किसी दूसरे ग्रह पे नहीं गए कि दिखाने के लिए, स्टंटबाजी करने के लिए। यहाँ काम शुरू है, हमारी सरकार में भी काम शुरू था, अभी भी काम जारी है। शायद इस आने वाले साल के अंत तक वो पूरा एयरपोर्ट रेडी होगा, फिर जो भी सरकार में हो उसका उद्घाटन करें। लेकिन चुनाव के पहले कोई स्टंटबाजी करे, वायुसेना का एक विमान लेके वहां लैंडिंग करे। अच्छा, ये भी एयरक्राफ्ट कौन सा है? तो C-295 जिसे कहा गया है, इसकी खासियत यह है कि ये शॉर्ट और अनपेव्ड रनवे पे भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। तो क्या ये रनवे अनपेव्ड है? किसी ने जाके देखा है? और अगर पूरा बना हुआ होगा एयरपोर्ट, टर्मिनल हो, सब हो, तो फिर उद्घाटन ही कर दे। दूसरी चीज यही रहती है कि हमने 2022 साल में इस एयरपोर्ट का नामकरण किया था श्री दीबा पाटिल अंतर्राष्ट्रीय विमानतल। क्यों भाजपा की सरकार ने इसे मान्यता नहीं दी है? हमने छत्रपति संभाजी नगर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट करके दिया था, 2020 में दिया था, तो भी केंद्र सरकार ने अभी तक मान्यता नहीं दी है। इतना गुस्सा क्यों है महाराष्ट्र के बारे में इनके मन में? इतना द्वेष क्यों है महाराष्ट्र के बारे में? लूटते तो महाराष्ट्र को, ये तो कुछ एक दो बात तो सुने महाराष्ट्र की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान का कहना है कि शिक्षा के माध्यम से संभावनाओं का अनलॉक करना और सफलता की दिशा में युवाओं के लिए मार्गदर्शन के साथ साथ प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया गया है। स्कूल ऑफ एमिनेंस छात्रों को करियर मार्गदर्शन में मदद कर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि 43 कॉलेजों को NAAC मान्यता प्राप्त है और जिसमें से 3 को ग्रेड A के रूप में श्रेय दिया गया है। और साथ ही साथ PM ऊषा जैसी जो योजनाएं हैं उनके तहत पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला जैसे विश्वविद्यालयों को मजबूत करने के लिए 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। क्या क्या करियर गाइडेंस की तरफ भी हम कर रहे हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है, क्योंकि देखो आप यूनिवर्सिटीज के कच्चा माल तो हम ही देंगे ना आपको, स्कूलों से कॉलेजों से। अगर आपके पास 8वीं से हम 12वीं तक का जो लाए हैं स्कूल ऑफ एमिनेंस, उसमें बच्चे का जो इंटरेस्ट है हम उसी की ट्रेनिंग देंगे। अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है स्पोर्ट्स में उसको ज्यादा करेंगे, साइंस में जाना चाहता है साइंस में भेजेंगे। जब तक 12 करके वो आपके पास आएगा तब तक वो क्लियर होगा माइंड उसका कि मैं क्या करना है मैंने, बजाय इसके कि वो अपने फ्रेंड सर्कल से पूछे क्या क्या है यार, क्या ले लूं, कौन सा सब्जेक्ट ले लूं, क्या ना करूं। तब तक काफी देर हो चुकी है कि हो चुकी होती है कि मैं किसी चीज का, हो सकता है किसी को इकोनॉमिक्स कोई बंदा वीक हो और वो इकोनॉमिक्स क्यों रिकमेंड करेगा किसी और को। मैं ठीक हूं इकोनॉमिक्स में तो मैं कहूंगा मैं करनी है, मैंने इकोनॉमिक्स लेनी है। तो हमने 43 गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं उनकी NAC के साथ हमने जोड़ दिया है जो एक्रेडिटेशन है। उसमें से 3 कॉलेजों को हमारे A ग्रेड मिला है। NAC के भी यहाँ अधिकारी आए हुए हैं, प्रबंधक आए हुए हैं। और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर 29 जुलाई 2024 को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हरियाणा में कोई गठबंधन वाला नहीं था और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन है, हरियाणा में ऐसा कोई गठबंधन वाला नहीं था और वहां एक कम्युनिस्ट पार्टी है। और जैसा कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम जीतते हैं तो बहुत से लोग इसका श्रेय लेते हैं और अगर हम हारते हैं तो बहुत से लोग आलोचना भी करते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुनिए। हरियाणा में जो हुआ वो घटना के बारे में हम मीटिंग ले रहे हैं और रिपोर्ट मंगा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद वो खुल जाएगा क्या करना है, कैसा हुआ, क्योंकि पूरा देश बोल रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी के लीडर्स भी जीत रहे थे, वो जीत रही कांग्रेस बोल रहे थे। और सब लोग बोलने के बावजूद भी ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कांग्रेस को हराए? इंडिया अलायंस को साथ में नहीं लेके कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कुछ चीजें देखकर व्यथित हो और इसलिए आप सब समर्थकों से कहना चाहती हूं कि चुनाव या तो जीता जाता है या फिर हारा जाता है, लेकिन हरियाणा में हार के बाद से जिस तरह का दोषारोपण कांग्रेस की लीडरशिप पर हो रहा है वो दुखद है। हमारे समर्थकों की निराशा जायज है, लेकिन अनर्गल आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। नमस्कार, एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है
जिससे मैं थोड़ी व्यथित हूं और इसलिए आपसे बात करना चाहती हूं। चुनाव या तो जीता जाता है या हारा जाता है। हरियाणा में चुनाव की हार के बाद जिस तरह से हमारी लीडरशिप के ऊपर आक्षेप और आरोप लगाए जा रहे हैं वो दुखद है। मैं समझ सकती हूं कि हमारे समर्थक निराश हैं, परेशान हैं। मैं आपके समर्थन की जबरदस्त इज्जत करती हूं, सम्मान करती हूं, लेकिन अनर्गल अमर्यादित आरोप लगाना गलत है। चुनाव ना कोई एक व्यक्ति ना कोई एक मुद्दा हराता है या जिताता है। चुनाव में तमाम समीकरण होते हैं, तमाम मुद्दे होते हैं जिससे चुनाव का परिणाम निर्धारित होता है। ऐसे में हार के बाद कुछ नेताओं का चरित्र हनन करना, उनके खिलाफ अमर्यादित, अनर्गल, इर्रिस्पॉन्सिबल टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी के बारे में कुछ गलत बातें की गई और बीजेपी उसमें कूद पड़ी। भारतीय जनता पार्टी वालों से मेरा कहना है, इस गटर की राजनीति को मत अपनाओ, यह राजनीति मत करो, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और आपके लिए किसी औरत का चरित्र हनन कर देना तो दाएं हाथ का खेल है, क्योंकि औरत तो आपके और आपके आरएसएस के अनुसार दोयम दर्जे की नागरिक है। वो तो कांग्रेस में औरत जो है वो अग्रिम पंक्ति में कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, अपने हक की लड़ाई बेखौफी से लड़ती है, हर चीज में भागीदार है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी आज एक बड़ी निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं और इसका बहुत बड़ा दाम भी चुका रहे हैं। असलियत यह है कि आज कांग्रेस का ऐसा कोई नेता नहीं है जिस पर दसियों मुकदमे ना हो। तो ऐसे में अमर्यादित टिप्पणी करना, अनर्गल आरोप लगाना, इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देना, उन लोगों के हिसाब से जो अपने आप को बीजेपी का आलोचक कहते हैं, यह याद रखिएगा कि आप इस महासंग्राम में तानाशाही के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं उनका ज्यादा नुकसान कर रहे हैं इस तरह की बयानबाजी करके। आज वक्त है एक साथ एक मुश्त होकर रहने का, एक साथ लड़ने का, आगे बढ़ने का। और बीजेपी से मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं, यह गटर की गंदी राजनीति मत करो, और अगर यह शुरू कर दी तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।